पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। राजस्व, आपदा तथा बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बिजली की बात करनी चाहूंगा। बिजली को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति रहती है कि बिजली लगातार कट भी लग रहे हैं जगह जगह। आज की डेट में हरियाणा को कितनी बिजली मिल रही है और कितनी कम है, मतलब सप्लाई करने के लिए? अगर कल की स्थिति का जायजा लिया जाए तो कल हमने 18.5 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई किए हैं और कुल 20 लाख यूनिट की कटौती हुई है। यानी हम अपनी जो ये बिजली की थोड़ा कमी रही एक पीरियड करीब 1.5 महीना, उससे पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं। और हमारी बिजली की अवेलेबिलिटी अभी वो काफ़ी सुधर गया है। तो इसीलिए अर्बन एरिया में और डोमेस्टिक में सप्लाई में, अर्बन डोमेस्टिक सप्लाई में हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जैसी हालत हो जाए, जहाँ कोई कटौती नहीं होगी। सर, अडानी से बिजली सप्लाई को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, पीछे भी आपने संकेत दिए थे कि उनसे बातचीत हो गई है। उस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला? कितनी सप्लाई अभी तक उन्होंने देनी शुरू की और कब तक मिलेगी? अदानी के 7, 8, 9 यूनिट जो मुंद्रा कॉम्प्लेक्स में उनका, उसमें हमारा हिस्सा है। और अभी कल रात को 11 बजे उनके 7वां यूनिट जो है वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है और उसमें 450 मेगावाट पावर हमारे लिए आना शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है अगले कुछ दिनों में बाकी दोनों यूनिट भी उनके चालू हो जाएंगे। और हमने जो करार के बाद अभी जो नया समझौता किया है उसके मुताबिक करीब 1100 मेगावाट बिजली हमें वहाँ से मिलने लगेगा। सर, बिजली संकट आने का अहम कारण गर्मी तो है ही है। क्या इसके अलावा बिजली चोरी या कोई और भी कारण हो सकते हैं? और क्या भविष्य में सौर ऊर्जा की तरफ अगर बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन किया जाए, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले सालों में? हरियाणा के जो एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस था, एक ज़माने में वो 35-36% था। 21-22 में ये कम होके 14% से भी कम हो गया है। कुछ शहर जैसे पंचकुला, गुड़गांव, करनाल, यहाँ हमारा एटीसी लॉस जो है वो 4% से 6% है। तो इसीलिए जो चोरी की जो व्यवस्था था वो काफ़ी कम हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो गया है। उसकी वजह से पावर शॉर्टेज नहीं हुआ है। पावर शॉर्टेज होने की हमारी कई सारे चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे पूरे अप्रैल और मई में अब तक पिछले साल के इसी तारीख के तुलना में हम 20%, 25%, 30% ज़्यादा बिजली दे रहे हैं। जब आप एक प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो अगले साल के लिए करेंगे तो आप कहेंगे कि 10% बढ़ावा अगर हो जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन 25% ज़्यादा बिजली देने के बावजूद भी हमारी मांग उससे ज़्यादा रही है। ये सच है कि अगर तभी हमारे पास अदानी से पावर आ रहा होता, तभी हमारे हिसार के जो एक यूनिट बंद है अगर वो चल रहा होता, तब भी ये संकट हमारा नहीं होता। लेकिन ये एक बिजनेस है जिसमें इस तरीके के संभावनाएं या आशंकाएं रहती है कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। लेकिन अभी मामला सुधर गया है। मुझे उम्मीद है कि अदानी से तो पावर मिलना शुरू हो ही गया है और हिसार का जो यूनिट बंद है वो इसी महीने के अंत तक आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो मेन समर है, वो मेन समर के लिए हमने जो जो अरेंजमेंट करना था वो लगभग हो गया है। तो इसीलिए आगे हमारी स्थिति बेहतर रहेगा। सर, सौर ऊर्जा के अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो क्या उसका बेनिफिट रहेगा कहीं, मतलब भविष्य में आने वाले सालों में, कि ये संकट में कहीं वो काम आए? हमने काफ़ी सौर ऊर्जा भी बिजली खरीदा है। अ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में लगे हैं, वहाँ लॉन्ग टर्म हमने सौर ऊर्जा खरीदने के लिए अपने करार किया है। और उम्मीद है इसी साल उनमें से कुछ बिजली आने शुरू हो जाएंगे। सौर ऊर्जा डेफिनेटली मदद करेगा, लेकिन सौर ऊर्जा आपको टिपिकली सिर्फ दिन के वक्त सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक मिलेगा। आपकी जो शॉर्टेज हो रही है वो शॉर्टेज शाम को और रात के पहले जो हाफ है, रात के 2 बजे तक, वो उस समय हो रहा है। उस समय सौर ऊर्जा में ट्रेडिशनली सप्लाई नहीं होती है। लेकिन हम एक विकल्प तलाश रहे हैं कि सौर ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करके उसको यूज़ करने की, उसमें क्या हो सकता है, कितना पैसा लगेगा, ये देख रहे हैं। साथ साथ हम हाइडल पावर भी खरीद रहे हैं जो शाम के वक्त मिलता है सारा साल और गर्मी के दिनों में 24 घंटा मिलता है। उसको भी खरीदने की बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई तरीके से हम व्यवस्था कर रहे हैं कि राउंड द क्लॉक पावर मिल जाए सोलार से, दिन के पावर मिल जाए, राउंड द क्लॉक पावर मिल जाए थर्मल से,
दिन में मिल जाए सोलर पावर, और रात को जो हाइडल पावर वो शाम को और रात को मिल जाए। इस तरीके से हम अपने मांग को पूरा कर सकते हैं। ये तीनों की तरफ हमारी बिजली कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। सर, हरियाणा बिजली में अपने आप को खुद आत्मनिर्भर कर सके, भविष्य में आने वाले सालों में ये संकट ना आए। हरियाणा में पहले भी थर्मल प्लांट कई थे, कई यूनिट बंद भी हुए, कई ध्वस्त भी किए गए। तो ऐसी स्थितियों में जब चुनौतियां आती हैं तो क्या थर्मल प्लांट और बढ़ाने के, जैसे यमुनानगर का मामला सामने आया है, हरियाणा में कहाँ कहाँ नए लगाए जा रहे हैं ये चीजें? हरियाणा में फिलहाल तो यमुनानगर में 750 मेगावाट का यूनिट लगाने के लिए सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया है। और मुख्यमंत्री जब पीछे भारत के पावर मिनिस्टर से मिलने गए थे तो इस बारे में भी चर्चा हुआ है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के बाहर और या तो कैपेसिटी खरीदा जाए या प्लांट लगाया जाए, वो दोनों विकल्प को हम तलाश रहे हैं। सर, किसी उपभोक्ता को जितनी आवश्यकता है वो उस चीज़ को क्लियर नहीं करता, घर में कितनी कंजम्पशन है, कम लोड दिखाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए सुधारने के लिए लोगों में जागरूकता या कानूनी डंडा क्या अपनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, बाकी दिनों में अगर लोग अपने सैंक्शन लोड को नहीं बताते तो फिर भी जो सिस्टम है वो काम करता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में आपके एसी चलते नहीं हैं। और अगर आपने दो एसी को मिला के भी सैंक्शन लोड किया हुआ है, वो दोनों एसी बंद है, 1,500 वाट के दोनों बंद है, तो इसीलिए बाकी सारे बिजली चला के रखने के बावजूद भी आपका सिस्टम जो है, मतलब उस एरिया के सारे लोगों के सिस्टम को मिला के डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर उतना लोड नहीं बढ़ता। लेकिन अभी आप सारे चीज़ चलाएंगे जो आपके सैंक्शन में शामिल है वो, और जो सैंक्शन में शामिल नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपके ट्रांसफार्मर के जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा लोड उसके ऊपर आएगा, तो वो ट्रांसफार्मर ट्रिप करेगा और वो बार बार ट्रिप करेगा। जब ट्रांसफार्मर बार बार ट्रिप करेगा तो आपका वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ट्रिपिंग हो रहा है। जो सप्लाई के जो अच्छा सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए लोगों को अपना डिक्लेरेशन करना चाहिए। हम भी कुछ समय के बाद ये चेक करेंगे कि इस एरिया में ट्रिपिंग ज़्यादा हुआ है और उसका कारण ऑब्वियसली ओवरलोड है, फिर हम उस एरिया में लोड डिक्लेरेशन के लिए लोगों को मौका देंगे और रेड भी करेंगे। सर, जो रोटर आना था चीन से, वो आ गया या नहीं? रोटर आ गया है, रोटर के साथ बहुत सारे स्पेयर और जो ज़रूरत थे वो आ गए हैं, लेकिन कुछ और ज़रूरी स्पेयर आने से पहले शंघाई में फिर से लॉकडाउन हो गया था। लेकिन अभी मुझे सूचना मिला है कि शायद इसी हफ्ते के आखिर तक शंघाई से जो बाकी स्पेयर है वो बाई प्लेन आ जाएंगे। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके पास है, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, काफ़ी अनियमितताओं को लेकर, 7A को लेकर, अवैध कॉलोनियाँ काटे जाने को लेकर कई जांच हो चुकी हैं, कई कुछ हो चुका है। लगभग 300 से अधिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी जवाबदेही बनती है, उनको नोटिस भी डिपार्टमेंट ने दिए हैं। पहली बात तो ये जानकारी लेना चाहता हूँ, उन्होंने नोटिस का रिप्लाई दिया या नहीं दिया। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जो जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए आगामी कार्रवाई क्या हो रही है? ज़्यादातर लोगों ने, जो तहसीलदार नायब तहसीलदार ने, वो नोटिस का जवाब नहीं दिया है। मैंने उनको आखिरी मौका के रूप में और 15 दिन का टाइम दिया है ताकि वो जवाब दे सकें। अगर वो जवाब नहीं देते हैं इसके बावजूद भी, तो हम ये मान लेंगे उनको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है, फिर जो कार्रवाई आगे अमल में लाया जाना है वो लाया जाएगा। सर, सरकार के जिम्मेदार पदों पर तैनात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में वर्किंग करने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार अगर सरकार के किसी पत्राचार में, किसी जवाबदेही में अगर गंभीर नजर नहीं आते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक पहलू भी बनते हैं। तो अनुशासन में पहलू तो पहले से ही चला आ रहा है। आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई चल रही है, आपके हक है कि आप उस पर जवाब दें और अपने पक्ष रखें। लेकिन अगर आप अपने पक्ष नहीं रखते हैं तो फैसला आप एक्सपर्टे हो जाएगा उसमें, और नया कोई प्रोसीडिंग शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई संभव हो सकती है जिनके खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं? ये रूल 7 के चार्जशीट हो गए, तो उसमें मेजर पेनल्टी सारे होते हैं। तो डिसमिसल से लेके क्यूमुलेटिव इफेक्ट में इंक्रीमेंट बंद करने तक सारी ऑप्शन सरकार के पास अवेलेबल है। लेकिन इसके बारे में अभी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। अभी पहले तो प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और उसके कई सारे माइलस्टोन हैं जिसको पूरा करना होगा। सर, आखिरी सवाल मेरा है, आपदा प्रबंधन विभाग भी आपके पास है। कोरोना कई जगह, कई जिलों में ऐसा देखा गया कि जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, एनसीआर एरिया विशेषकर, वहाँ मास्क भी लगाने अनिवार्य किए गए, प्रशासनिक आदेश भी आए। तो क्या आज स्थिति क्या है? अभी स्थिति काफ़ी संतोषजनक है।
हम लगातार जो स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी है वो लगातार इसके ऊपर ध्यान रख रही है और जहाँ जहाँ एहतियात बरतना चाहिए वहाँ एहतियात बरता जा रहा है। और एक समय लगा था दिल्ली में जब काफ़ी बढ़ गए थे कि हमारे हरियाणा में भी शायद उसी तरीके का हो, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। धन्यवाद सर। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राजस्व विभाग के, आपदा प्रबंधन विभाग के और बिजली विभाग के। बिजली विभाग में कोई कमी ना रहे, लोगों को उपभोक्ताओं को बिजली मिले, उसके लिए सरकार के लगातार प्रयास जारी हैं और आगामी दिनों में और ज़्यादा बिजली हरियाणा की जनता को मिलेगी। पीछे जो कट लग रहे थे पिछले 10 दिनों में, उनमें काफ़ी राहत है, ऐसा मानना है पीके दास जी का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।